हाँ दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे साइंस का दूसरा चैप्टर। क्लास नाइन्थ की साइंस में जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चैप्टर का नाम हो गया क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब देखिए, पदार्थों का अध्ययन हम लोगों ने पहले चैप्टर में किया हुआ है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने पदार्थ का पूरा वर्गीकरण कर लिया है कि भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अब उसके आधार पर हम यह जान लेंगे कि कौन कौन सा शुद्ध है और कौन कौन सा शुद्ध नहीं। तो चलिए, पहले हम भौतिक अवस्थाओं को आपको हम याद करवा देते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण हम लोग क्या किए थे। ठीक। देखिए, यह था हम लोगों का पदार्थ और यहां पर हम लोग लेकर के आए थे तो लिखा था भौतिक अवस्था के आधार पर, और इधर हम लोगों ने लिखा था रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर देखें तो यहाँ पर ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होती है। और उसके बाद रासायनिक संगठन के आधार पर देखा जाए तो एक हम लोग कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। मिश्रण में हम लोगों ने पढ़ा था समांगी और विसमांगी। शुद्ध पदार्थ में हम लोगों ने देखा था तत्व और यौगिक। तो अब दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम क्या है भाई? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी कि शुद्ध पदार्थ, क्या हम लोगों के आसपास जो पदार्थ पाए जा रहे हैं वह तत्व और यौगिक के रूप में ही हैं या कुछ अन्य रूप में भी हैं। अभी इसी का अध्ययन हम लोगों को इस चैप्टर में करना है। यानी जो पदार्थ की भौतिक अवस्था थी, जो हम लोगों को ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना था, यह पहले चैप्टर में इसकी कहानी समाप्त हो गई। दूसरे दूसरा हम लोग देखें तो मिश्रण, समांगी और विसमांगी। समांगी और विसमांगी में हम लोगों ने यह देख लिया कि समांगी किसे कहते हैं और विसमांगी किसे कहते हैं। तो इसकी भी बात क्या हो गई? खत्म हो गई। जो दूसरा चैप्टर है उसमें हम लोगों को देखना है कि क्या हम लोगों के आसपास जो पदार्थ है यह पदार्थ के तत्व और यौगिक की अवस्था में पाया जा रहा है या फिर कुछ और प्रकार का है कि मिश्रण है या फिर कुछ और है। तो इसी का अध्ययन हम लोगों को इस चैप्टर में करना है। तो भाई, तत्व की परिभाषा क्या होती है? अब तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि पिछले चैप्टर में जब इन सब की डेफिनेशन हो गई है तो यह तो आपको याद ही होना चाहिए। तत्व किसे कहते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ठीक। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। दूसरा यौगिक, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलते हैं तो इस प्रकार बना नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो तत्व में समझ में आ गया कि तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ होता है और यौगिक
में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं और उनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। तो यह तत्व और यौगिक की परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों के आसपास जो पदार्थ पाए जा रहे हैं वह तत्व या यौगिक के शुद्धतम रूप में है। अब जैसे आप लोगों ने जल के बारे में पढ़ा होगा, भैया जल ही जीवन है। जल जल में आपने पढ़ा कि जल, छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जल रंगहीन, स्वादहीन, तरल पदार्थ है। ठीक, यानी जल का कोई रंग नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता और गंधहीन भी, कोई गंध नहीं होती। इसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं। अब देखिए दूसरी बात कि फिजिक्स के अध्यापक ने आपको बताया होगा कि जल में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। ये भी बात सही है कि जल में विद्युत प्रवाहित नहीं होती, यानी जो जल है वह विद्युत का कुचालक है। ठीक, अब देखिए भाई, जल अगर विद्युत का कुचालक है, लेकिन हम लोग बिजली के तार को अगर सूखे लकड़ी के डंडे से छूते हैं या प्लास्टिक के डंडे से छूते हैं तो हमको करंट नहीं लगता। लेकिन उसी प्लास्टिक के डंडे को या लकड़ी के डंडे को पानी में भिगो दिया जाए और पानी में भिगो करके टच किया जाए तो फिर हमको करंट लग जाता है। ठीक, अब करंट लग गया भाई, मतलब कि पहले जब सूखा हुआ था प्लास्टिक का डंडा या लकड़ी का डंडा तो करंट नहीं लग रहा था, यानी कि लकड़ी और जो प्लास्टिक है वह विद्युत की कुचालक है, यानी इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती और हमको करंट नहीं लगता है। लेकिन जब इसको हम लोगों ने जल से भिगो दिया, पानी में भिगो दिया, तो अब हमको करंट लगने लगा। मतलब जल के कारण विद्युत अब हमको हमारे तक पहुंच रही है। लेकिन फिजिक्स वाले सर ने तो बताया है कि भाई विद्युत का कुचालक होता है जल। तो जल से भीगी हुई छड़ जो है, जल से भीगी हुई जो डंडा है, लकड़ी है, वह विद्युत की सुचालक कैसे हो गई? यानी कि जल में विद्युत प्रवाहित हुई तभी तो हमको करंट लगा भाई। तो इसके पीछे कारण है कि शुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अगर शुद्ध जल नहीं है, जल अशुद्ध है, मिश्रण है, तो उसमें विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। तो भाई हमने तो नल के जल में भिगोया था या तालाब के जल में भिगोया था या नदी के जल में भिगोया था तो करंट हमको लग गया। तो हम शुद्ध जल कहाँ से प्राप्त करें कि जिसको भिगोने के बाद करंट ना लगे? तो शुद्ध जल या तो प्रयोगशाला में बनाया जाएगा या तो फिर उसको फिल्टर किया जाए। इतना फिल्टर कर दिया जाए कि अब उसमें अशुद्धियां जीरो हो जाए, तब हमको शुद्ध जल प्राप्त होगा। लेकिन जितने भी सोर्स से हमको जल प्राप्त होता है, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, झरना हो, झील हो, हैंडपंप हो, बारिश हो, मतलब कि जिस जगह से भी हम लोग जल को पा सकते हैं, इन सारे जल में अशुद्धियां होती हैं। ठीक, अब अशुद्धियों में क्या होता है? अशुद्धियों में कई प्रकार के तत्व हो सकते हैं, कई प्रकार के यौगिक हो सकते हैं, या तो हम ये कहें कि तत्व और यौगिक दोनों अलग अलग रूपों में उपस्थित होते हैं और जल में इन्हीं की उपस्थिति के कारण विद्युत प्रवाहित होती है। और जब फिल्टर करके इन्हीं को निकाल दिया जाता है तो फिर जल फिजिक्स वाले सर वाला जल बन जाता है, जो फिजिक्स वाले सर पढ़ाए थे कि जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, या प्रयोगशाला में हम बनाए जल को तो उसमें अशुद्धियां अगर नहीं है तो प्रयोगशाला में जो प्राप्त जल होता है वह भी विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें अशुद्धियां नहीं होती। तो आगे बात समझ में कि जल अगर शुद्ध रहेगा तब वह विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन जल अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो वह
विद्युत का कुचालक की जगह क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा भाई। ठीक, कुचालक की जगह क्या हो जाएगा, सुचालक। और हमारे आसपास जो जल पाया जा रहा है वह क्या है, विद्युत का सुचालक है। अब बताइए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जिसमें हमने पहला उदाहरण लिया जल, क्या वह शुद्ध है, नहीं, शुद्ध नहीं है, उसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी कि जिस भी सोर्स से हमको जल प्राप्त हो रहा है वह शुद्ध नहीं है। चलो, सोना, सोना मतलब एयू, गोल्ड की बात करी जा रही, जिससे गहने बनते हैं। तो भैया, सोना पाया कहाँ से जाता है, हम लोग जमीन के अंदर से खोद करके निकालते हैं। तो जमीन के अंदर से खोद करके जो सोना निकाला जाता है, क्या वह शुद्ध होता है? यह सोना भी शुद्ध नहीं होता है, इसमें भी भौतिक और रासायनिक रूप में ढेर सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं, और इन्हीं अशुद्धियों को निकाला जाता है, और इन अशुद्धियों को हटा देने के बाद हम लोग शुद्ध सोना प्राप्त करते हैं। तो सोना भी पृथ्वी के अंदर से जो हम निकालते हैं वह शुद्ध रूप में नहीं होता है। अब सोने की ही बात क्यों करें हम, जितने भी खनिज यानी कि पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले पदार्थ होते हैं या जो धातुएं हैं, वह अपने शुद्धतम रूप में नहीं पाई जाती। किस रूप में पाई जाती हैं, वह उसमें जरूर कुछ न कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, भौतिक और रासायनिक रूप में। जो धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं उनमें रासायनिक रूप से अशुद्धियां बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन भौतिक रूप से अशुद्धियां उसमें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो सब मिला जुला करके अगर बात ही करी जाए कि पृथ्वी के अंदर से जितने भी खनिज प्राप्त किए जाते हैं उसमें से कोई भी शुद्ध नहीं होता, यानी कि जो हम लोग तत्व और यौगिक की परिभाषा पढ़े हैं उस परिभाषा पर खरा नहीं उतरता है। ठीक, उस पर खरा नहीं उतरा, इसका मतलब कि जो पदार्थ है वह शुद्ध नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लेते हैं। कुछ जैसे लोहा है, जो लोहे की रेलिंग लगी है हम लोगों के घरों में, दरवाजे लगे हैं, क्या वह शुद्ध लोहा है? नहीं, वह भी शुद्ध लोहा नहीं है। अगर शुद्ध लोहा होगा तो वह बहुत नर्म होगा। अब देखो, जैसे लोहे हैं वह भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में जो यूज होते हैं दरवाजे हैं, वे लोहे, पंखे की जो प्लेट होती है उसका लोहा, रेल की पटरी वाला लोहा, क्या ये सब लोहे एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं ना, ये सब अलग अलग प्रकार के हैं। यानी कि इस लोहे में अशुद्धियों की मात्रा हम अपने हिसाब से कम या ज्यादा करके या कुछ खास प्रकार की अशुद्धियों को मिला करके उसको अधिक कठोर, मुलायम या जिस प्रकार का हमको यूज करना है उस प्रकार के लोहे का निर्माण हम लोग कर लेते हैं। यानी हमारे आसपास जो लोहा पाया जा रहा है वह भी क्या है, शुद्ध नहीं। ठीक, हवा, हवा क्या है, शुद्ध है? पहली बात तो प्रदूषण इतना हो गया है कि हम लोग शुद्ध के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। और हवा शुद्ध का मतलब ना तो तत्व है ना तो यौगिक है। हवा एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन पाई जा रही है, ऑक्सीजन पाई जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है, और बहुत सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें भी पाई जा रही हैं। तो हवा तो ऑलरेडी मिश्रण है, तो हवा भी हम लोगों की शुद्ध नहीं है। तो भाई, ना तो हवा शुद्ध है, ना तो पानी शुद्ध है, ना तो धातुएं शुद्ध हैं, तो फिर शुद्ध क्या है? हम लोगों के आसपास जितनी भी चीजें हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें मान के चलिए कि अधिकतम पदार्थ क्या हैं, शुद्ध नहीं है। जो तत्व और यौगिक की परिभाषा पर जो तत्व और यौगिक की परिभाषा को सेटिस्फाइड करे ऐसा कोई नहीं है। ठीक, तो बात समझ में आई।
कि हम लोगों के आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, और ढेर सारी वस्तुओं में ये अशुद्धियाँ आवश्यक भी हैं। जैसे हम जल की बात करें, अगर शुद्ध जल आपको पिला दिया जाए तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं पचेगा, जिसके कारण हम बीमार भी हो सकते हैं। तो हमको कौन सा जल पीना है? वही अशुद्ध वाला जल पीना है, लेकिन इतना भी अशुद्ध नहीं को हमारे लिए नुकसान करे। स्वच्छ जल पीना है जो हमको आसानी से क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। जैसे जो नल से जल निकलता है वह हम पी सकते हैं, झरने वाला भी पी लेते हैं। नदी जहाँ पे एकदम से साफ हो, यानी अब तो नदियों में इतना प्रदूषण हो गया, इतना प्रदूषण हो गया कि भाई हाथ धुलने लायक नहीं बची हैं ढेर सारी नदियाँ। लेकिन जहाँ पर इनका उद्गम है वहाँ पर इनका जल वाकई में बहुत साफ और शुद्ध है, उसको पिया जा सकता है। और पहले के लोग नदियों के किनारे ही बसते, जो भी बड़े बड़े शहर हैं सब क्या है, नदियों के किनारे हैं, क्योंकि वहाँ पर जल पीने के भी यूज हो जाता था, और जल से हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता था। तो जितने भी बड़े शहर आप देखेंगे, जितने राजाओं के किले देखेंगे, सब प्रायः कहाँ पर होंगे, नदियों के किनारे होंगे। तो बहुत पहले नदियों का जल पीने के रूप में उपयोग होता था, लेकिन अब औद्योगिकरण इतना अधिक हो गया है कि भाई लाख कानून होने के बाद भी जो फैक्ट्रियों के अपशिष्ट पदार्थ हैं, या ये कहें कि उसका सीवेज है, सब कहाँ जा रहा है, नदियों में जा रहा है। शहरों का पानी बिना फिल्टर करे नदियों में डाल दे रहे हैं। तो इससे नदियाँ क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। ठीक। तो जो भूगर्भ से जल निकल रहा है उसको हम लोग जो है पी लेते हैं, लेकिन यह भी ये वो स्थान पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि जमीन से निकला हुआ सारा का सारा जल पीने योग्य ही है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर कुछ इस प्रकार के विषैले पदार्थ जमीन के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं कि वहाँ से जब हम वहाँ का जल पीते हैं ज़्यादा समय तक, तो हमको अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक। जैसे जहाँ पे फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर ज़मीन के अंदर पारे का घनत्व बढ़ गया, या फिर कैडमियम का घनत्व बढ़ गया। तो ये इससे होकर के जब जल आता है और इसकी मात्रा हमारे शरीर में पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन जहाँ पर हम लोग हैं आसपास जल वही पी रहे हैं और वो पीने योग्य भी है। ठीक। तो बात समझ में आ गई कि हम लोगों के आसपास पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उसमें अधिकतम पदार्थ कैसे हैं, शुद्ध नहीं है। इतने एग्जाम्पल के बाद हमें लग रहा है समझ में आ जाना चाहिए, जल भी शुद्ध नहीं मिल रहा, सोना भी नहीं मिल रहा, हवा तो पहले से ही शुद्ध नहीं है, क्योंकि यह मिश्रण है। ठीक है बेटा। लोहा या जो भी धातुएं हैं जो जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है कोई भी शुद्ध नहीं। तो चैप्टर के नाम का मतलब समझ में आ गया कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, केवल और केवल तत्व और यौगिक को कहेंगे। जो तत्व और यौगिक की परिभाषा पर खरा उतरे वही क्या है, शुद्ध है। लेकिन हम लोग इधर जितने एग्जाम्पल देखे हैं उसमें हमारे आसपास पाए जाने वाला कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं मिला है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले अधिकतम पदार्थ शुद्ध नहीं हैं। तो अब दूसरा चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हो गया है, लगातार वीडियो जाती रहेंगी, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक वाइक भी कर दिया करिए। सब्सक्राइब आप लोग करे हुए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।